हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शम्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शम्मी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब लोग। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हाँ थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर हमें हेल्दी खाना है और हेल्दी रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2D प्लेन और 3D प्लेन में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन यही होता है कि 2D प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और 3D प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको 2D प्लेन के अंदर जहाँ पे हमारे दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको कंसिडर करूँगी। अगर आपको दो एक्सिस में समझ में आ जाएगा एक्स एंड वाई, तो 3 एक्सिस का आप आराम से निकाल सकते हो 3D प्लेन में। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम अभी फ़िलहाल दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसा कि आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे मैंने दो 2D प्लेन लिया हुआ है जिसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है P और मैंने यहाँ पे ले लिया रेफरेंस पॉइंट O। आप समझ एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। O पे मान लेते हैं हम कोई घर है, हाउस, किसी का भी हो सकता है, आपका घर ले लो, मैं अपना घर कंसिडर कर लेती हूँ, कोई भी इसको कंसिडर करना है हाउस। पॉइंट O पे हम क्या कंसिडर करेंगे, एक घर है, एक हाउस है। और इस पॉइंट P पे हम मान लेते हैं कि एक ट्री है जिसका नाम मैंने दे दिया ट्री 1। समझ में आया। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया O, और अच्छे से समझने के लिए मैंने रेफरेंस पॉइंट O पे एक हाउस कंसिडर कर लिया है। फिर मैंने एक पॉइंट P लिया, पॉइंट P पे मैंने मान लिया कि हमारा ट्री 1 है, ट्री 1 के नाम से एक पेड़ है, ठीक है। अब मुझे O से P को ज्वाइन कर देना है, मतलब मेरे को पता है कि मेरे घर से इस पेड़ की जो दूरी है वो कितनी है, OP वेक्टर। तो मैं मान लेती हूँ OP वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, R1 से। ओके, अब देखो ये ट्री है, ट्री पे क्या होता है, मान लो कि एक चिड़िया बैठी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनट के बाद ये चिड़िया इस पेड़ से हट के, मतलब इस पेड़ से वो उड़ गई और दूसरे पेड़ पे आ गई। तो दूसरा पेड़ मान लेते हैं यहाँ पे है और उसको हमने दे दिया Q। उस पेड़ का नाम हम मान लेते हैं ट्री 2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस पेड़ को। तो पहले वो चिड़िया P पे थी, फिर कुछ घंटों के बाद वो वहाँ से उड़ के पॉइंट Q पे आ गई और पॉइंट Q पे हमारा क्या है, पेड़ है, दूसरा पेड़, जिसको हमने नाम दिया है ट्री 2 के नाम से। अब देखिए O से लेके P तक की जो दूरी थी उसकी कुछ डायरेक्शन ऐसे है, मतलब घर से लेके इस पेड़ की जो दूरी है वो OP है, और यहाँ पे इस पेड़ पे जो चिड़िया बैठी है वो P पॉइंट से उड़ के कहाँ पे आ गई है, Q पे आ गई है, मतलब ट्री 2 पे आ गई है। ओके, तो इस पेड़ की भी इस घर से कोई दूरी होगी, मैं क्या करूँगी, O को Q से ज्वाइन कर दूंगी। तो O से Q को ज्वाइन करूंगी तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होएगी OQ की, क्योंकि घर से पेड़ तक की दूरी हम ऐसे जाएंगे, जैसे कि हमने OP में लिया था, OP भी ऐसे था, OQ भी ऐसे था। PQ कैसे होगा, नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि पेड़ जो चिड़िया है वो इस पेड़ से इस पेड़ पे आई है। डायग्राम को अच्छे से समझना है, क्योंकि डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो आपको जो थ्योरी है वो आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो OQ वेक्टर, OP वेक्टर हमने जो है, जो घर से लेके ट्री 1 की जो दूरी है उसको हमने डिनोट किया था R1 से। OQ मतलब घर से जो ट्री 2, जो दूसरा पेड़ है, उसकी दूरी हम मान लेते हैं
R2 वेक्टर, और पी क्यू भी एक वेक्टर है। देखो P और Q भी एक वेक्टर हो गया, उसको हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ये जो वेक्टर होगा PQ, इसको हम मानेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर को डिनोट करते हैं R से, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं स्मॉल d। तो इसको हम PQ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल rd से। तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख देती हूँ। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मेरा OP वेक्टर जो है वो क्या है, मेरा R1 वेक्टर के बराबर। ओके, OQ कितना है मेरा? OQ वेक्टर जो है वो कितना हो गया? R2। PQ वेक्टर कितना हो गया मेरा? RD। ओके, यहां तक देख लो, समझ में आ जाना चाहिए ये डायग्राम। और इसके जो मैंने स्पेसिफिकेशन ली है वो यहाँ पे है, OP कितना है, OQ कितना है और PQ कितना है। अब अगर आपको ट्रायंगल लॉ याद होगा तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो साइड ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है तो तीसरा जो वेक्टर जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? तीसरे साइड को रिप्रेजेंट करके ट्रायंगल को। कंडीशन क्या है कि जो दोनों वेक्टर हैं उनका डायरेक्शन सेम होगा और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए। तो आप देखोगे ये OPQ एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या लिया हमने? OPQ। OPQ एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें कौन सी ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनके डायरेक्शन सेम है? देखोगे OP एंड PQ, इनके डायरेक्शन सेम है। OP ऐसे जा रहा है एंड PQ ऐसे जा रहा है। OP ऐसे, PQ ऐसे, मीन्स कुछ ये एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि OP की जो डायरेक्शन है उसी को PQ डायरेक्शन ने क्या किया है? फॉलो किया है। मतलब इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है PQ ने OP से, जिस डायरेक्शन में OP जा रहा है उसी को कंटिन्यू किया है हमारे PQ वेक्टर ने। और आप देखो OQ वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कुछ ऐसे जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। तो OP और PQ ये तो फॉलो करेंगे OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर follows same direction। और हमारा OQ जो है ये PQ है। OP एंड PQ वैल्यू जो वेक्टर है OP एंड PQ दे फॉलोज द सेम डायरेक्शन, एंड OQ जो वेक्टर है इट फॉलो अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट डायरेक्शन है ये? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ OP एंड PQ। OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर के अपोजिट में है ये। देख लीजिए यहां तक का। ओके, तो R1 प्लस RD R1 वेक्टर प्लस RD वेक्टर इक्वल्स टू माई R2 वेक्टर एज पर ट्राइंगल लॉ। यहां पे लिखेंगे एज पर ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल को सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया है एज पर ट्राइंगल लॉ। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है मेरा? RD। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो हमको वैल्यू निकालनी है RD वेक्टर की। तो RD वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी? R1 को उधर ले जाएंगे तो R2
माइनस R1 वेक्टर। अब आपको कुछ नहीं करना है, R2 और R1 को आपको वैल्यू पुट करनी है। R2 एंड R1 की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे? अच्छा देखिए, ये जो है, एक बार फिर से हम डायग्राम की तरफ आएंगे। ये जो पॉइंट Q है, इसका x एक्सिस और y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो x एक्सिस के अलोंग भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और y एक्सिस के अलोंग भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, कोऑर्डिनेट्स मींस ये जो Q जो पेड़ है, ये जो ट्री टू मेरा पेड़ है, ये x एक्सिस के डायरेक्शन में भी कितनी दूरी पे है और y एक्सिस के डायरेक्शन में भी कितनी दूरी पे है। तो मान लेते हैं Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है मेरे x2, y2। ठीक है। सिमिलरली पॉइंट P जो ट्री 1 है, इसकी भी x एक्सिस में कुछ दूरी होगी। घर से कितनी दूरी पे है x एक्सिस में और घर से कितनी दूरी पे है y एक्सिस में ये वाला पेड़। तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स मान लेती हूँ x1, y1। अब आपके पास R2 की भी वैल्यू है x2, y2 और R1 की वैल्यू है x1, y1। आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? R2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो अगर आपने पोजीशन वेक्टर किया होगा तो पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो पोजीशन वेक्टर क्या कहता है हमारा? R2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से दो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर जो हमने किया था। x एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है उसको हम i कैप से डिनोट करते हैं, y एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है उसको हम j कैप से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर R2 कितना आ जाएगा? x2 i कैप क्योंकि x एक्सिस में है प्लस y2 j कैप। j कैप के अलोंग जो y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है वो कितनी है? y2। तो R2 की वैल्यू इतनी आ गई। सिमिलरली हम R1 की वैल्यू निकालेंगे। R1 वेक्टर क्या निकलेगा मेरा? R1 के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है? x1, y1। ठीक है, तो x1 i कैप, x एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट क्या है? x1 प्लस y एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट क्या है? y1, तो y1 j कैप। पुट कर देंगे, इनको इक्वेशन का नाम दे दो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन 1। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को 1 में पुट कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। RD कितना आ जाएगा मेरा? R2 माइनस R1। R2 कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ओके, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? x1 i कैप प्लस ब्रैकेट में y1 j कैप। माइनस का साइन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस, खोल देंगे ब्रैकेट, x1 i कैप, ये प्लस है और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस y1 j कैप। ओके, अब क्या करना है? जो x2 और x1 वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लिखेंगे और y वाली वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। तो x2 माइनस x1 i कैप कॉमन ले लेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 जे कैप वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गई मेरी RD की वैल्यू। देख लीजिए, ये आ गया मेरा RD वेक्टर।
अगर हो गया हो तो मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, इधर वाली वैल्यूज मैं डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए आपके पास आर डी वेक्टर की वैल्यू आ गई। आर डी मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चिड़िया ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए वो कितना मूव की है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, वो हमको उसका कैसे पता चलेगा, उसके मैग्नीट्यूड से। मींस आर डी जो वेक्टर है उसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे ये दूरी पता लगानी है P से Q तक की, तो दूरी का मतलब क्या आ गया इसका, मैग्नीट्यूड। तो हम बात करेंगे आर डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। वो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, ये जो आई कोऑर्डिनेट, आई कैप का जो आई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और जो जे की वैल्यू है उसका अंडर रूट का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट ऑफ ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो अंडर रूट ऑफ एक्स क्या है मेरा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अब मैं बात करूंगी डायरेक्शन की। अगर मुझे आर डी की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया कि जो चिड़िया है वो P से Q पे आने के लिए उसने इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की कि डायरेक्शन कैसे निकालूंगी मैं आर डी का, तो आर डी का डायरेक्शन निकालने के लिए अगर आपने पोजीशन वेक्टर किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस वेक्टर का पोजीशन डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो आर डी का यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, आर डी वो क्या होता है मेरा, इसकी वैल्यू, आर डी की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, आर डी मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर डी की वैल्यू कितनी है मेरी, ये वाली वैल्यू है, तो पुट कर दो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना निकाला था मैंने, अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये आ गई मेरी मैग्नीट्यूड और ये आ गया मेरा डायरेक्शन। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले आपने आर डी की वैल्यू निकाली, आर डी आपका आ गया ये। उसके बाद आपने बोला कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने क्या किया, अंडर रूट ऑफ, हमें पता है एक्स एक्सिस प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर में हमने किया था। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है ये पूरी है, आई जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो ये पूरी वैल्यू लेगा, x2 माइनस x1 प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे वाई क्या है मेरा, ये पूरा टर्म y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं बात करूँगी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने मैग्नीट्यूड भी पता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो आर डी का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आर डी की वैल्यू है, ये आर डी की वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है वो डिवाइड कर देंगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने का। सो फ्रेंड्स ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।